दोनों ही समूहों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। फ्लोएम में सहकोशिका और जाइलम में बाह्यिका का अभाव पाया जाता है। तो ध्यान रखनी है, टेरिडोफाइट में हमने बताया था कुछ सदस्यों में ही पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या रहता है टेरिडोफाइट में जाइलम में बाह्यिका होंगी, बाह्यिका नहीं होंगी। फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होंगी। दोनों ही समूहों में यह पाया जाता है। तो फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती और जाइलम में बाह्यिका नहीं पाई जाती सामान्यतः, लेकिन जिम्नोस्पर्म के एक नीटेलिस गण में पाई जाती हैं। इसका मतलब वो एक अपवाद है। नीटेलिस गण को छोड़ के, नीटेल्स गण को छोड़कर, ध्यान रखने। अब हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में असमानताएं। असमानताएं देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म टोटल जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? विषम बीजाणु, परंतु जो टेरिडोफाइट हैं, टेरिडोफाइट वो कैसे हैं? अधिकांश विषम बीजाणु के हैं, अधिकांश विषम बीजाणु, परंतु कुछ कैसे हैं? सम बीजाणु। तो ये बहुत बड़ी संभावना, कुछ सम बीजाणु के हैं। तो आप जान चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म में अधिकांश विषम बीजाणु, अधिकांश क्या टोटल विषम बीजाणु के हैं, जबकि टेरिडोफाइट में अधिकांश विषम बीजाणु और कुछ सम बीजाणु के। तो ये क्या समानता हो गई। नंबर 2, जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं, बीज। टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते। टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते, ध्यान रखिए, टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते। बीज इनमें नहीं है। नंबर 3, जिम्नोस्पर्म के नर युग्मक, जिम्नोस्पर्म के नर युग्मक अगतिशील होते हैं। अगतिशील होते हैं, परंतु जिम्नोस्पर्म के कुछ सदस्य जैसे
गिंगो और साइकेड। गिंगो और साइकेड्स में गतिशील नरयुग्मक होते हैं। ये अपवाद वाली बात है, ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहां बताई थी। यहां तो गिंगो, इनके जितने भी नरयुग्मक होंगे कैसे होंगे? अगतिशील होंगे, गतिशील नहीं होंगे। लेकिन गिंगो और साइकेड्स में गतिशील होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट की बात करें, इनके नरयुग्मक गतिशील होते हैं। इनके नरयुग्मक कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। नंबर 4, जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद आश्रित होते हैं, अर्थात निर्भर होते हैं या डिपेंड रहते हैं। किस पर? बीजाणु उद्भिद पर। मतलब वो उसी पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। जबकि टेरिडोफाइट में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उनके गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद बीजाणु उद्भिद पर आश्रित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। नंबर 5, जिम्नोस्पर्म में पराग नलिका बनती है निषेचन के लिए, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। पराग नलिका बनती है और टेरिडोफाइट में नहीं बनती। टेरिडोफाइट में पराग नलिका नहीं बनती है। नंबर 6, जिम्नोस्पर्म में लघु बीजाणु जिसे क्या कहते हैं? परागकण। लघु बीजाणु को क्या कहते हैं? परागकण बनते हैं, जबकि टेरिडोफाइट में नहीं बनते, केवल पुंमणु ही रह जाते हैं। पुंमणु ध्यान रखनी है। तो टेरिडोफाइट में केवल पुंमणु बनते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में लघु बीजाणु परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे आगे वाला, जिम्नोस्पर्म में
मूसला मूल, जिन्हें टेप रूट कहते हैं, मूसला मूल जिन्हें टेप रूट कहते हैं, पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में मूसला मूल पाई जाती हैं, जबकि टेरिडोफाइट में ये क्या होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, होती तो हैं लेकिन अल्पकालिक होती हैं, और ये नष्ट होने के बाद, अल्पकालिक हैं तो नष्ट हो जाएंगी, तो क्या बनेंगी, अपस्थानिक मूल बनेंगी, अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल किन्हें कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट, जो कि पर्वसंधि से निकलेंगी, और ये किससे निकलेंगी, मूलांकुर से, ध्यान रखनी है। इससे आगे वाला, जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम पाया जाता है, और टेरिडोफाइट में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। इससे आगे, टेरिडोफाइट में ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट में कौन सी कोशिका पाई जाती है, ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में इनका अभाव पाया जाता है। जिम्नो में क्या होगा, अभाव। जिम्नोस्पर्म में अभाव होता है। ग्रीवानाल कोशिकाएं ये रहती हैं, जैसे ये स्त्रीधानी है, ये स्त्रीधानी की ग्रीवा है, और ये फूला हुआ भाग अंडदाय है। तो इस ग्रीवा में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं अंदर, उन्हीं को ग्रीवानाल कोशिकाएं कहते हैं। तो ग्रीवानाल कोशिकाएं टेरिडोफाइट में पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। स्त्रीधानी है ये, ध्यान रखिए, स्त्रीधानी के दो भाग होते हैं, ग्रीवा और अंडदा। लास्ट देखते हैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ध्यान से देखना है यहां पे, विषम बीजाणुक वंशों को छोड़कर वंशों को छोड़कर सम बीजाणुक वंश, टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं, सम बीजाणुक वंश में लघु बीजाणु का विकास बीजाणुधानी से मुक्त होने के बाद
बीजाणु धानी से मुक्त होने के बाद होता है। तो ध्यान रखनी है, विषम बीजाणु वंशों को छोड़कर सम बीजाणु वंशों में जो लघु बीजाणु होंगे वो लघु बीजाणु धानियों से जब मुक्त हो जाएंगे तभी उनका क्या होगा, विकास होगा। मुक्त होने के बाद। परंतु अगर हम विषम बीजाणु वंशों की बात करेंगे टेरिडोफाइट में, तो उनमें जो विषम बीजाणु, जो बड़े बीजाणु होंगे, गुरु बीजाणु, वो क्या करेंगे, वो तो बीजाणु धानियों में रहेंगे और वहीं उनका विकास होगा। लेकिन सम बीजाणु वंशों में जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणु धानी से मुक्त होने के बाद ही विकसित होते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनमें जो गुरु बीजाणु हैं, गुरु बीजाणु की बात कर रहे हैं हम, वो तो बीजाणु धानी के अंदर ही विकसित होता है। बीजाणु धानी के अंदर ही विकसित होता है, परंतु जो लघु बीजाणु होता है उसका विकास बीजाणु धानी से मुक्त होने के बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होता है। तो उसका विकास कब होगा, लघु बीजाणु का मुक्त होने के बाद, बीजाणु धानी से मुक्त होने के बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं में क्या होगा, वो मुक्त होगा। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में। ध्यान रखिए, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मुक्त होकर विकास होगा। गुरु बीजाणु का गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही विकास होगा जिम्नोस्पर्म में। परंतु टेरिडोफाइट के सम बीजाणु वंशों की बात करें तो यहाँ लघु बीजाणु का विकास बीजाणु धानी के मुक्त होने के बाद ही होता है। और विषम बीजाणु वंशों में बात करें तो गुरु बीजाणु का विकास तो अंदर होता है और लघु बीजाणु का अंदर बाहर होता है। ध्यान रखें, अंदर और यहां बाहर, ये बात ध्यान रखें। तो विद्यार्थियों, ये असमानताएं भी समाप्त हो गई। तो आपने टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षण, ब्रायोफाइट से समानताएं, ब्रायोफाइट से असमानताएं, जिम्नोस्पर्म से समानताएं, जिम्नोस्पर्म से असमानताएं, इनके बारे में अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक है जो कि अधिकांशतः पूछा जाता है 5 नंबर में। ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा जीवाश्मी भवन। जीवाश्मी भवन और उनके प्रकार। जीवाश्मी भवन और उनके प्रकार। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, जीवाश्म जो अवसादी चट्टानें होती हैं, जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें दबने से जो भी पादप के भाग या संपूर्ण पादप
जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा जिन रूपों में या स्वरूपों में बदल जाते हैं, जिनका उपयोग उनके प्राचीन अस्तित्व के बारे में अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग उनके प्राचीन अस्तित्व के बारे में किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आगे का टॉपिक कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।